ईरान और इजराइल। आज जब हम ये दो नाम सुनते हैं तो जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, कट्टर दुश्मनी, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि एक जमाना था जब ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त थे। जी हाँ, दोस्त। ये कहानी है दोस्ती की बुलंदियों से आज की दुश्मनी की गहरी खाई तक पहुंचने की। तो चलिए समझते हैं कि ये सब बदला कैसे। एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और दूसरी तरफ कट्टर दुश्मन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो मतलब पूरा 180 डिग्री का टर्न है। जरा सोचिए, जो देश कभी एक दूसरे को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी समझते थे, आज वही एक दूसरे को अपने वजूद के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से बदली कैसे? मतलब ऐसा क्या हो गया? दो दोस्त दुश्मन कैसे बन गए? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस रिश्ते की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे चैप्टर से जिसके बारे में आज ज्यादा लोग बात नहीं करते। एक ऐसी दोस्ती का दौर जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं 1979 की क्रांति से पहले वाले ईरान की, जब वहां शाह का राज था और दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग दिखता था। हाँ, ये बात आज सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में ईरान इजराइल का एक बहुत ही करीबी रीजनल पार्टनर था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो 1950 में फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिश्ते भी बना लिए थे, और ये उस जमाने के मिडिल ईस्ट में यकीन मानिए बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये दोस्ती टिकी किस चीज पर थी? देखिए, ये कोई आइडियोलॉजी वाली दोस्ती नहीं थी, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल थी। दोनों देशों की चिंताएं एक थीं। एक तरफ अरब नेशनलिज्म का बढ़ता जोर और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का असर। तो डील एकदम सिंपल थी। इजराइल ईरान को मिलिट्री ट्रेनिंग और मॉडर्न हथियार देगा, और बदले में ईरान इजराइल को वो तेल देगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। मतलब एक तरह का लेन देन का रिश्ता जिसमें दोनों का फायदा था। और असल में यही बात उनकी पार्टनरशिप का पूरा निचोड़ है। दोस्ती की वजह कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था, बल्कि कॉमन दुश्मन और कॉमन जरूरतें थीं। उन्होंने मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। और फिर आता है साल 1979, एक ऐसा साल जो एक तूफान लेकर आया। एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरानियन रेवोल्यूशन की। और ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 1978 में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, वो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गए। जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और फरवरी की शुरुआत में ही अयतुल्ला खुमैनी सालों के बाद वापस ईरान लौट आए। बस कुछ ही हफ्तों के अंदर सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई, और अप्रैल आते आते ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। तो ये क्रांति हुई क्यों? असल में लोगों के अंदर शाह के शासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि सरकार करप्ट है, अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है, और सबसे बड़ी बात, ये अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न ताकतों के हाथ की कठपुतली बन गई है। ये क्रांति इसी गुस्से का नतीजा थी। इस क्रांति के बाद ईरान में जो नई सरकार आई, वो अपने साथ एक नई और बेहद कट्टर विचारधारा लेकर आई। और बस इसी विचारधारा ने ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी को, खास तौर पर इजराइल के साथ उसके रिश्ते को जड़ से बदल कर रख दिया। इस नई सरकार का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल था, एंटी ज़ायनिज़्म। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानते थे। उनके लिए इजराइल वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक सिंबल था, इस्लाम का दुश्मन था। तो वो जो पुरानी प्रैक्टिकल दोस्ती थी ना, उसकी जगह अब एक कट्टर आइडियोलॉजिकल दुश्मनी ने ले ली थी। और इसका असर भी फौरन देखने को मिला। पावर में आते ही ईरान की नई हुकूमत ने इजराइल के साथ हर तरह के डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक रिश्ते तोड़ दिए। एम्बेसी बंद, ट्रेड बंद, सब कुछ बंद। दशकों पुरानी दोस्ती बस एक झटके में गहरी दुश्मनी में तब्दील हो गई। दोस्ती तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद इन दोनों देशों के बीच एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरू हुआ। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये था एक शैडो वॉर, यानी एक छाया युद्ध जो पर्दे के पीछे से लड़ा जाता है और जो आज भी जारी है। अब ये शैडो वॉर है क्या? इसका मतलब ये है कि दोनों देश सीधे सीधे एक दूसरे की आर्मी पर अटैक नहीं करते, बल्कि सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे साइंटिस्ट्स की हत्याएं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर तोड़फोड़ और हाँ, आज के ज़माने का सबसे बड़ा हथियार, एक दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम्स पर साइबर अटैक। इसके कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। 2010 में स्टक्सनेट नाम के कंप्यूटर वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। फिर 2020 में उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और अभी हाल ही में 2024 में सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर एक एयर स्ट्राइक हुई। ये कुछ घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये शैडो वॉर कितना सीरियस और कितना जानलेवा है। इस शैडो वॉर में ईरान की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल। मतलब ईरान लेबनान में हिजबुल्ला या फिलिस्तीनी इलाकों में हमास जैसे ग्रुप्स को पैसा, हथियार सब कुछ देता है। ये ग्रुप्स फिर सीधे इजराइल से लड़ते हैं। इससे होता यह है कि ईरान बिना सीधे जंग में उतरे इजराइल पर लगातार प्रेशर बनाए रखता है। तो अब सवाल ये आता है कि इजराइल इतना अग्रेसिव क्यों है, वो ये सब क्यों कर रहा है? जवाब छिपा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इजराइल को ये डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये उसके वजूद के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक सीधा खतरा होगा। और बस यही डर है जो इजराइल को इस शैडो वॉर में कोई भी कदम उठाने पर मजबूर करता है। तो हमने अब तक देखा कि कैसे दोस्त दुश्मन बन गए और कैसे दशकों से एक दूसरे के खिलाफ एक सीक्रेट वॉर लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? भविष्य में क्या होगा? क्या ये टकराव ऐसे ही चलता रहेगा? असल में यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक सफर जो शुरू हुआ था कॉमन इंटरेस्ट और सीक्रेट कोऑपरेशन से, और आज वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां दोनों देश एक दूसरे को अपने वजूद के लिए खतरा मानते हैं और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वाकई एक बहुत लंबा और नाटकीय सफर। और आखिर में यही बड़ा सवाल रह जाता है, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज के दुश्मन कल दोस्त बन सकते हैं। तो क्या ईरान और इजराइल के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? क्या वो अपने इतने गहरे मतभेदों को भुलाकर कभी फिर से कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और इस जवाब पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।